दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पाचन तंत्र के अंगों की बात की थी। पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से हमारे पाचन में काम करते हैं। देखते हैं पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो लास्ट वीडियो में हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे ईसोफेगस की। ईसोफेगस यानी ग्रास नली, इसे हिंदी में ग्रास नली, ग्रासनल और ग्रासिका कहते हैं। दोस्तों ग्रास नली मतलब ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारे मुंह से होकर हमारे स्टमक तक जाती है, जो भोज्य पदार्थ को आगे तक लेकर जाती है, वो होती है ईसोफेगस। इसे फूड पाइप भी कहते हैं और ये अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। अब देखते हैं डायग्राम में। तो ये है भोजन जो सबसे पहले मुंह में गया और मुंह से फिर ग्रास नली में आया और यहाँ से फिर सीधा आमाशय में। अब हमें जैसा दिख रहा है कि ग्रास नली की दीवार पे कोई पाचन ग्रंथि नहीं है, यानी कि ग्रास नली की दीवार पे किसी भी प्रकार की कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं होती और ना ही यहाँ पर भोजन पचता है और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम होता है। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी श्लेष्मिक ग्रंथियाँ होती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ये 28 से 30 mm मोटी होती है। तो ये याद रखिएगा कि इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसकी जो मोटाई है, इसकी जो गोलाई है, वो 28 से 30 mm यानी मिलीमीटर में होती है। ईसोफेगस के शीर्ष पर यानी कि सबसे ऊपर उत्तकों का एक झुंड पाया जाता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। मतलब ग्रास नली के ऊपर एक ढक्कन सा होता है जो खाना निगलने के दौरान ऊपर से बंद हो जाता है, जिससे खाना श्वास नली में ना जा सके। मतलब ये कि जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो कुछ पेशियाँ खाने को ग्रास नली से सीधे पेट में यानी कि आमाशय में धक्का दे देती है और अपना ईसोफेगस का गेट बंद कर लेती है। तो ये जो ईसोफेगस का गेट या ढक्कन है, ये किसके द्वारा बंद होता है? एपिग्लोटिस के द्वारा, ताकि खाना सीधे ग्रास नली से आमाशय में जाए, न कि श्वास नली में। तो ये था ईसोफेगस। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टमक की, यानी आमाशय की। आमाशय जे शेप में होता है। आमाशय का ऊपरी भाग ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है और नीचे वाला भाग छोटी आंत से जुड़ा रहता है। तो मुंह से ग्रास नली और ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है, मतलब स्टमक में जाता है। हमारा जो स्टमक है ये एक थैली जैसा दिखाई देता है और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों अब तक हमारे ये तो समझ में आ ही गया कि स्टमक में भोजन पदार्थ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। मतलब पाचन का जो मेन काम है वो किसका काम है? आमाशय का। मतलब आमाशय ही हमारे शरीर की वो मेन मशीन है जो सबसे ज़्यादा पाचन का काम करती है। फिर ये भोजन पदार्थ आगे बढ़ता है और कहाँ जाता है? छोटी आंत के पास, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो ये जो थैलीनुमा संरचना है, इससे भोजन पदार्थ छोटी आंत में चला जाता है। लेकिन यहाँ पहुँचने तक जो भोजन पदार्थ है वो पहले जैसा नहीं रहता। मतलब ना तो वो सॉलिड होता है और ना ही लिक्विड होता है, दोनों के बीच की सिचुएशन में होता है। मतलब ये कि जैसे ही भोजन स्टमक में पहुँचता है तो स्टमक इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ मिलकर बिल्कुल मथ देता है, यानी कि बहुत अच्छे से मिला देता है, जिसमें एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देता है और वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। तो एक बार इसे डायग्राम में देखते हैं कि ये है हमारा स्टमक और यहाँ पर भोजन पदार्थ आया और फिर इस आमाशय में ये पूरी तरह से आपस में मिल जाता है और फिर एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में बांट देता है। अब बात करते हैं स्टमक के पार्ट्स की, यानी आमाशय के भाग की। तो इसके 4 भाग होते हैं, फंडस, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। तो पहले इसे हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये है आमाशय और ये जो ऊपर से आ रही है ये है ग्रास नली जो आमाशय को टच कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रास नली आमाशय को टच कर रही है और यहीं पर लगा हुआ होता है एक वाल, यानी कि एक ढक्कन। तो ये जो वाल है ये एक ही तरफ खुलता है। मतलब ग्रास नली से खाना आ तो जाता है लेकिन आमाशय से वापस नहीं जा पाता। तो इस ढक्कन को बोलते हैं कार्डिया। मतलब ये कि मुंह से जब खाना ग्रास नली में एंटर कर जाता है तो ग्रास नली से सीधा वो आमाशय में जाता है, लेकिन आमाशय से वापस ग्रास नली में नहीं जा पाता। लेकिन अगर कभी ये कार्डिया खराब हो जाता है तो स्टमक से चीजें निकलकर ईसोफेगस यानी ग्रास नलिका में वापस चली जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कब होता है। अभी मैंने आपको बताया कि आमाशय एक थैलीनुमा रचना होती है, मतलब एक थैली जैसी होती है। तो जब ये थैली बहुत ज़्यादा भर जाती है, मतलब ये कि जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें वॉमिट यानी उल्टियाँ होने लगती है और उसी कंडीशन में मतलब वॉमिट करते टाइम हम जो प्रेशर लगाते हैं उससे ये कार्डिया खुल जाती है, तो खाना वापस बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं आमाशय के दूसरे पार्ट फंडस की। फंडस आमाशय के सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। फंडस वाले पार्ट में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिन्हें पैराइटल सेल्स
और ऑसेंटिक सेल्स कहा जाता है। ये दोनों सेल्स HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। तो दोस्तों अब अगर आपसे पूछा जाए कि HCl कहाँ बनता है, तो वो बनता है फंडस में। HCl को बनाने वाली दो कोशिकाएं होती है, पैराइटल कोशिकाएं और ऑसेंटिक कोशिकाएं। फंडस के अंदर कुछ और कोशिकाएं भी पाई जाती है, जैसे चीफ कोशिका। ये जो चीफ सेल्स है ये विशेष प्रकार के एंजाइम्स बनाती, जैसे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेस। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि फंडस के अंदर दो सेल्स होती हैं, पैराइटल और ऑसेंटिक। ये दोनों मिलकर HCl बनाती है और फंडस में ही कुछ और सेल्स भी पाई जाती है जो विशेष प्रकार के एंजाइम बनाती हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेस। ये एंजाइम्स डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब बात करते हैं स्टमक के थर्ड पार्ट बॉडी की। तो अमाशय के बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं। ये अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। तो यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा भाग है दूसरे पार्ट्स की तुलना में। तो बॉडी के कोई ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते, यहाँ पर बस फूड स्टोर होता है। अब बात करते हैं स्टमक के फोर्थ पार्ट पाइलोरस की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पाइलोरस क्या होता है। पाइलोरस अमाशय के सबसे नीचे वाला हिस्सा, जो कि नीचे से छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कार्डिया भोजन को अमाशय से ग्रासिका की तरफ जाने से रोकता है, वैसे ही पाइलोरस भोजन को आंत से अमाशय की तरफ आने से रोकता है। दोस्तों अमाशय की इस दीवार पर 4 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो हार्मोन बनता है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और यही हार्मोन पैंक्रियाज को संदेश देती है पैंक्रिएटिक बनाने के लिए। मतलब ये कि जो ये पैंक्रिएटिक जूस बनता है ये डाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। यानी कि लीवर या पैंक्रियाज कभी भी खुद से कोई भी जूस नहीं बनाते, उसको बनाने के लिए हमें गैस्ट्रिक हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये गैस्ट्रिक हार्मोन्स हमारी अमाशय यानी कि स्टमक की जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जिसे पाइलोरस कहते हैं, उसके अंदर जो जी कोशिकाएं होती है वो बनाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि भोजन अमाशय में कितनी देर रुकता है। तो कार्बोहाइड्रेट रुकता है 2 से 3 घंटे, और 2 से 3 घंटे बाद ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वहाँ कुछ देर रुकता है और वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और फिर वहाँ से ये हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कितनी देर रुकता है हमारी बॉडी में? 2 से 3 घंटे। और प्रोटीन रुकता है 3 घंटे। प्रोटीन को डाइजेशन में टाइम लगता है। और फैट रुकता है 3 से 4 घंटे, यानी फैट 3 से 4 घंटे हमारे स्टमक में रहता है। उसके बाद आती है मिक्स डाइट, जो 2 से 3 घंटे रुकती है। तो ये था हमारा स्टमक और स्टमक के पार्ट्स। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? फंडस, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। तो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, जो कि लंबाई में बहुत बड़ी होती है और बहुत पतली होती है। इसका ऊपरी भाग अमाशय से जुड़ा हुआ होता है और नीचे वाला भाग बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। तो अब इसे एक बार डायग्राम में देखते हैं। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो बीच वाली है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपको ये जिगजैग के रूप में दिखाई दे रही है। और ये बाहर वाली है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो बीच वाला भाग है ये स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। ये नीचे वाला भाग लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। ज़्यादातर पचा हुआ भोजन इसी आंत के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अंगुलियों के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। इनका मेन काम भोजन का अवशोषण करना होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि माइक्रोविलाई कहाँ होती है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर धागे की जैसी या फिर पतली पतली अंगुलियों की जैसी जो शेप दिख रही है ये होती है माइक्रोविलाई। तो इनका क्या काम होता है कि जितना भी खाना खाते हैं हम उसे ये ऑब्जर्व कर लेती है। तो अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला है ड्यूडेनम, और दूसरा है जुजेनम, और तीसरा है इलियम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम क्या होता है? ये सी शेप में होती है और इसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर में होती है। ये पैंक्रियाज ग्रंथि के चारों तरफ मुड़ी हुई होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अमाशय में जो पैंक्रियाज होता है उसके नीचे ये सी शेप में जो मुड़ी हुई है ये है ड्यूडेनम। ये अमाशय से काइम, मतलब जो पचा हुआ भोजन हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है उसे काइम कहते हैं। तो ये अमाशय से काइम को लेता है और इसको पैंक्रिएटिक जूस और बाइल जूस के साथ मिला देता है। अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट, जुजेनम। जुजेनम छोटी आंत के बीच में होता है और इसका ऊपरी भाग ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है और इसका नीचे वाला भाग एलियम से जुड़ा हुआ होता है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है, यानी कि लगभग 2.5 मीटर का होता है। जुजेनम के अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती है, जो ग्लूकोज, वसा और अमीनो एसिड आदि का अवशोषण करती है। अब नेक्स्ट पार्ट है एलियम। ये छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग होता है, जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है।
तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है लोवेस्ट पार्ट और इसकी लंबाई है 3 मीटर। इसके अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती है जो कि विटामिन B12 और बाइल एसिड को ऑब्जर्व करती है। तो ये थी स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 3 भागों में बटी हुई थी।